हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय डिफेंस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फोर्स एंड देयर टाइप। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें फोर्स की, तो फोर्स इज द पुश और पुल। इसका मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो हम उसको पुल करेंगे, यानी उस पर एक फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भगाना चाहते हैं तो हम उसको पुश करेंगे, यानी हम एक फोर्स लगाएंगे उसी के डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जो फोर्स होता है वो या तो पुश है या फिर पुल है। अगर हम बात करें, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना चाहते हैं तो हम फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है ऑलरेडी, तो हम अगर उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर हम उसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, हम उसको रोकना चाहते हैं, उसको रेस्ट पर लाना चाहते हैं, तो हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर भी ला सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर कोई ऑब्जेक्ट एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। और लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, यहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप बदलना चाहते हैं या हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज बदलना चाहते हैं तो भी हम यहां पर फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे हम फोर्स की अगर सिंपल डेफिनेशन की गाइस बात करें तो यहां पर क्या लिखा है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट केपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इन यहां पर इस जो डेफिनेशन में दो पॉइंट यहां पर छिपे हुए हैं, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा है फर्स्ट पॉइंट पे, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट पर है। तो मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो वेलोसिटी है, तो ये स्टेशनरी है बॉडी, ये रेस्ट पर है। अब हम इसकी अगर रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करना चाहें, ये जो बॉडी रेस्ट पर है, हम इस बॉडी को मोशन में लाना चाहें तो हम इस पर एक फोर्स अप्लाई कर देंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं। तो ये रेस्ट पर कोई बॉडी थी और इस बॉडी को हमें राइट डायरेक्शन में ले जाना है, मोशन में ले जाना है, तो हम इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है। अब हमने यहाँ पर बॉडी को किसी गाड़ी या व्हीकल मान लिया, या फिर ये हमने कोई ट्रक मान लिया, या फिर हमने कोई कार मान ली। ठीक है, तो कोई भी ये बॉडी है, अगर ये v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रही है, v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑलरेडी ये कोई गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, अब हम इसको रेस्ट पर लाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि हम इस पर ब्रेक अप्लाई कर दें। अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दें तो ब्रेक लगाने का मतलब होता है कि आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में कोई गाड़ी आगे चल रही है, जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी आगे चल रही है, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने का मतलब होता है उसकी बॉडी जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। तो ब्रेक लगाने का मतलब हो गया यहां पर कि आपने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो इस फोर्स की हेल्प से ये जो मोशन में थी ना बॉडी, ये मोशन से आ जाएगी किसमें, रेस्ट में आ जाएगी। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग ए बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को मोशन की स्टेट से रेस्ट पर ला सकते हैं। बात समझ आ रही है? अभी हम बहुत से पॉइंट्स यहां पर देखने वाले हैं फोर्स से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी। पहले तो हमने आपको फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स इज द पुश और पुल। अगर आप किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, वो पुल फोर्स कहलाएगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भगाना चाहते हो तो आप उसको पुश करोगे, तो चाहे पुश कर रहे हो या फिर आप पुल कर रहे हो, ये दोनों ही क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। क्लियर है ना? फिर इसके बाद में हमने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, हम उसको मोशन में लाना चाहें तो हम फोर्स की हेल्प लेंगे। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, उसको रेस्ट पर लाना चाहें तो हम यहां पर भी फोर्स की हेल्प लेंगे। मतलब फोर्स की हेल्प से किसी बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं
और मोशन से रेस्ट मिला सकते हैं, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। या फिर हमने क्या बताया कि फोर्स की हेल्प से किसी बॉडी की डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक एक करके पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहां पर देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूला। हम यहां पर फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमने मान लिया ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमने यहां पर m किलोग्राम का गाइस ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर ये m किलोग्राम का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरीके से, इसमें हमने ये पहिए लगा दिए, ये m किलोग्राम का गाइस ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, आपने मान लीजिए F न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे गाइस, तो जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया तो इसमें आ जाएगा एक्सीलरेशन। तो मान लीजिए आपने m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें जो एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डेवलप हो जाएगा। अब ये एक्सीलरेशन कैसे आता है, जब ये ऑब्जेक्ट, जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया होगा तो ये इनिशियली u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा होगा। फिर मान लिया कि आपने इस ऑब्जेक्ट पर F न्यूटन का फोर्स लगाया t टाइम तक, t सेकेंड के टाइम तक आपने इस बॉडी पर एक F न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होके v मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। और एक्सीलरेशन में अगर हमने इस बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस बॉडी पर लगने वाला हमें फोर्स पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर समझ आ गया होगा कि फोर्स का फॉर्मूला F बराबर मास इंटू में एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसकी कुछ यूनिट्स यहां पर देखेंगे, पहले आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लें, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आप नोट कर लें। और यहां पर जो सेकंड पॉइंट लिखा है इसके बारे में आप याद रखना कि जो फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब आपने, ये डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया। देखिए कैसे डिपेंड करेगा, एक बार ये समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास ये गाड़ी है, इस तरीके से ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक गाड़ी है। ये मान लीजिए आपकी अभी इनिशियली ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। ये जो गाड़ी है इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकंड, यानी ये गाड़ी, ये जो व्हीकल है, ये जो कार है, ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। आपने जिस डायरेक्शन में ये चल रही है ना, जिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है गाइस वो इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है ना। तो यहां पर आपने जब फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम यहां पर सेकंड कंडीशन लें, ध्यान से समझना, अगर हमने यहां पर सेकंड कंडीशन ली, अगर मान लो हमने सेकंड केस लिया, ये फिर से हमने एक गाड़ी ले ली सेम, ठीक है, और इस पर हमने ये टायर लगा दिए, ये मान लो व्हीकल है, ये गाड़ी है, कोई ट्रक है। अब ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे चल रहा था, ठीक है। अब आपने इस पर जो फोर्स अप्लाई किया वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मतलब आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं किया, इस बार आपने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया ब्रेक लगाकर। ब्रेक लगाकर, जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई कर दिया। तो यहां पर अब इसकी स्पीड कम होगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है ना, वो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2 पॉइंट आप यहां पर नोट कर लें, फिर हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। क्लियर है। अब इसके कुछ यूनिट्स हैं, पहले हम कुछ एब्सोल्यूट यूनिट्स देखेंगे, फिर हम यहां पर ग्रेविटेशनल यूनिट देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट में आपकी ये एसआई यूनिट आ जाती है। जो फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट, उसे हम न्यूटन कहते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स की जो एमके सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से आती है, ये इस फॉर्मूले से आती है, एफ बराबर मास इंटू में एक्सीलरेशन। मास का फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट गाइस क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एमके सिस्टम में यूनिट हो जाएगी फोर्स की।
और ये दोनों रिलेटेड होते हैं। यानी जो एक न्यूटन है ना, एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये तो हो गई एसआई सिस्टम में और एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है उसको हम डाइन कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट को हम डाइन कहते हैं, ठीक है ना। और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो किलोग्राम को हम ग्राम में ले लें, मास को हम सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मेजर करते हैं, और लेंथ को हम सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, तो ये सेकेंड स्क्वायर सेम रहेगा। तो इसका मतलब ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये भी यूनिट हो जाएगी फोर्स की सीजीएस सिस्टम में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक डाइन है, क्या हम एक डाइन को ऐसे लिख सकते हैं, एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको ये रिलेशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां पर हम बात करें एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है डाइन, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन भी आपको गाइस याद रखना है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। इसका अपोजिट भी याद रखना, अगर हम डाइन को कन्वर्ट करें यानी एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जल्दी से नोट करें, यहां से आपके एज इट इज सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। अब हम कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट देखेंगे फोर्स की। जैसे यहां पर दो डेफिनेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। एक डेफिनेशन है 1 किलोग्राम वेट और एक होता है 1 ग्राम वेट। यानी 1 ग्राम वेट का क्या मतलब है, 1 किलोग्राम वेट का क्या मतलब है, इसको बहुत ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो हमने यहां पर ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया। पहले तो हम ये बता देते हैं आपको कि मान लो ये हमारे पास m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है गाइस, तो हमें पता है इसका वेट हम कैसे लिखते हैं। इसके वेट को हम लिखते हैं W इक्वल्स टू मास में हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g का मल्टीप्लाई कर दें, यही होता है वेट। क्या आप लोगों को ये तो पता ही है ये क्या होता है, वेट होता है, इसको हम भार कहते हैं, ठीक है ना। इसी को तो हम वेट कहते हैं, इसी को गाइस हम भार कहते हैं। तो पहले तो आप इतना नोट कर लें, m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है ना वो नीचे खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो जो वेट है ना, उसी वो जो नीचे फोर्स लग रहा है उसी को वेट कहते हैं। तो W बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, mg, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे 1 किलोग्राम वेट और 1 ग्राम वेट की डेफिनेशंस की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, मान लो हमारे पास ये 1 किलोग्राम दे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी m की वैल्यू 1 किलोग्राम दे रखी है। तो 1 किलोग्राम का वेट हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। हम यहां पर नीचे लिखेंगे इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, W इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर गाइस मास कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम दे रखा है, तो हम यहां पर 1 किलोग्राम लिखेंगे, और इनटू में g की वैल्यू हम यहां पर क्या यूज करेंगे, g की वैल्यू 9.8 यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम वेट का यहां पर क्या मतलब हो जाएगा, यहां पर 1 किलोग्राम वेट का मतलब हो जाएगा एक, यहां पर देखो 9.8 हो जाएगा ये, ठीक। और ये किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को क्या हम न्यूटन लिख सकते हैं, तो हमने ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसकी जगह न्यूटन लिख दिया। तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम वेट में 9.8 न्यूटन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये तो हो गया 1 किलोग्राम वेट में 9.8 न्यूटन। अब यहीं पे हम एक सेकेंड पॉइंट समझाने जा रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये मान लो हमारे पास अब इसमें इन्होंने दे रखा है 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट, ये कितना दे रखा है, ये 1 ग्राम दे रखा है। अब अगर ये 1 ग्राम कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपको निकालना है 1 ग्राम वेट। तो 1 ग्राम वेट के लिए आप ध्यान से देखेंगे नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, W इक्वल्स टू m इंटू जी, और यहां पर m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ग्राम दे रखी है, तो 1 ग्राम लिखेंगे, और इनटू में g की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, हमें g की वैल्यू कितनी पता होती है, g की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्त क्योंकि ये ग्राम में हमने लिखा है तो इसको भी हम ग्राम में यानी सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा कितना, 1 ग्राम और इनटू में 9.8 ऐसे ही रहने दो, 9.81 ऐसे ही रहने दीजिए। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे मीटर की जगह, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। क्या ये आपको कितना मिलेगा,
981 मिल जाएगा, 981 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, 1 ग्राम वेट का मतलब हो गया 981 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप डाइन लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो 1 ग्राम वेट है वो होता है 981 डाइन के बराबर। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, लेकिन हमने इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके बताया है ताकि आपको रटना ना पड़े। यानी ये 1 किलोग्राम वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ग्राम वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। 1 किलोग्राम वेट का मतलब हो गया 9.8 न्यूटन, और 1 ग्राम वेट का मतलब हो गया 981 डायन। क्लियर हो गया, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब होता क्या है कि जैसे हमें 10 किलोग्राम वेट निकालना है, तो इसका मतलब जो 10 होगा उसमें 9.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 10 किलोग्राम है वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें 20 केजी का वेट निकालना है, तो 20 का मल्टीप्लाई 9.8 में कर देंगे, तो हमें 20 केजी का वेट मिल जाएगा न्यूटन में, ठीक है ना। और अगर हमें डाइन में निकालना है, तो मान लो हमें 1 ग्राम डाइन का मतलब पता ही है, हमें 10 ग्राम वेट का डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हम 10 ग्राम वेट को 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 981 से, तो वो ग्राम डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइन में। यानी 1 ग्राम वेट का मतलब है 981 डाइन, और 1 किलोग्राम वेट का मतलब है 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। ये जस्ट कन्वर्जन है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, टाइप्स ऑफ फोर्स की, ठीक है। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स की, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहां पर फोर्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करके आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे यहां पर लिखा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो फोर्स लगाकर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, आपने इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था, क्या वो ऊपर की ओर जाने लग जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसकी आप डायरेक्शन बदल सकते हो, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज और डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की हेल्प से, बल की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हो, या आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर है ना। या फिर चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। फोर्स की हेल्प से आप किसी भी बॉडी की शेप को या साइज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। यहां पर हम कुछ टाइप्स देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, तो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनका क्या मतलब है। अगर हम गाइस कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, ध्यान से समझना, कॉन्टैक्ट फोर्स में वो फोर्स, जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा होगा, वो दोनों ऑब्जेक्ट किस में होने चाहिए, कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो ब्लॉक है ना, ये इस सरफेस के टच में है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो अब जब इस ऑब्जेक्ट को आप इधर की ओर खींचोगे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये कैसा फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यहां पे टच में आ रहा है, ये कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें, नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होंगे जब दो बॉडी के बीच में, या दो मटेरियल के बीच में, या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, जबकि वो दो ऑब्जेक्ट आपस में टच नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा हमारे पास ये क्या है, एक पेन है। इस पेन को जैसे ही हम यहां से छोड़ दें, जस्ट हम लेफ्ट कर दें, जस्ट हम इसको छोड़ दें, जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे अपने आप गिर रहा है। हमने इसको फेंका नहीं है, हमने जस्ट छोड़ा है ऐसे। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये नीचे गिरेगा। क्यों गिर रहा है, जबकि ये पेन और ये हमारा हाथ या फिर जो अर्थ है ये टच में नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना।
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, या फिर दो आवेश, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। तो यहां पर हम कांटेक्ट फोर्स देखने वाले हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या है गाइस और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। इसको हम जरा फ्लिप करते हैं। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है उनमें एक टेंशन फोर्स आ जाता है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है। टेंशन फोर्स जो रस्सी में होता है, मान लो हमने ये एक रस्सी ली इस तरीके से, ये रस्सी ली और इस रस्सी पर हमने m किलोग्राम का कोई वेट लटका दिया। m किलोग्राम का वेट का मतलब हो गया mg वेट। इतना वेट लटका दिया तो ऊपर की ओर इस रस्सी पर तनाव बल आ जाता है, टेंशन फोर्स आ जाता है। अब ये जो तनाव बल है, क्या ये कांटेक्ट में है, क्या ये टच में है, इसीलिए इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, टेंशन फोर्स को। अब नॉर्मल रिएक्शन की गाइस बात करें, हमारे पास मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस पर ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम सबको पता है कि नीचे की ओर क्या लगता है, नीचे की ओर अर्थ की तरफ इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसे हम वेट बोलेंगे mg। अगर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर क्या लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है। तो ये भी फोर्स है एक तरीके का। तो यहाँ पे चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो चाहे ये वेट हो mg, ये दोनों फोर्स क्या है, यहाँ पे टच में है, कांटेक्ट में है। तो जो नॉर्मल फोर्स है ये भी कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमने ऑलरेडी आपको समझाया कि कांटेक्ट फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, मान लो हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, हमारे पास ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर कोई दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर कोई दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। इस तरीके से इस ब्लॉक पर आपने कोई दूसरा ब्लॉक रख दिया, ठीक है ना। अब इस ब्लॉक को जैसे ही आप खींचोगे ना, जैसे ही आप इस ब्लॉक को इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स से खींचोगे तो जो कांटेक्ट एरिया होगा, जो कांटेक्ट एरिया होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ये इस ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में खींचोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये टच में है, कांटेक्ट में, इसीलिए इसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम लास्ट में अगर बात करें स्प्रिंग फोर्स की, तो मान लो हमारे पास ये गाइस स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है इस तरीके से। अब स्प्रिंग पर हमने ये m किलोग्राम का कोई ब्लॉक लगाया। जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स से स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये इसका इधर की तरफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग का। इसके जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ स्प्रिंग खींचेगी। तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है और उसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम कहते हैं क्या, स्प्रिंग फोर्स। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये बराबर होता है -k टाइम x के, जहां पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमने जितने भी आपको बताए ये सब क्या है, ये सब कांटेक्ट फोर्स है। चाहे वो आपका टेंशन फोर्स हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो, ये सबके चारों के चारों क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब टच में है, ये सब कांटेक्ट में है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ रहा होगा, किसको किसको ये अच्छे समझ आ गया कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। हमने कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर 4 टाइप के बताए, एक स्प्रिंग फोर्स हो गया, एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक टेंशन फोर्स हो गया और एक आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। और इन चारों टाइप के फोर्सेस को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे ये कांटेक्ट फोर्स क्यों कहलाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर टेंशन फोर्स अगर आप ध्यान से देखें तो रस्सी में जो फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स होगा, रस्सी में जो तनाव होगा, जो स्ट्रिंग में तनाव होगा, टेंशन होगा, उसी टेंशन फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कांटेक्ट में है। फ्रिक्शन फोर्स भी देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, दो ऑब्जेक्ट के या दो बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, दो बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये यहां पर देखें तो ये भी टच में है, यानी कांटेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स ऑलरेडी आपको कांटेक्ट फोर्स दिख रहा है यहाँ पर। मान लो ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इस पर हमने m किलोग्राम का ब्लॉक लगाया। इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स से जैसे ही खींचोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में। जैसे डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में होगा तो अब ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहेगी। तो अंदर की तरफ ये स्प्रिंग खुद में एक फोर्स लगाती है जिसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और वही स्प्रिंग फोर्स कहलाता है, जो बराबर होता है -kx के। यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है, ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ माइनस लगता है। तो ये जितने भी हमने बताया आपको। अब जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखते हैं
तो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है, उसको भी हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये चाहे नॉर्मल फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो या फिर आपका स्प्रिंग फोर्स हो, ये सबके सब क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। क्या है, सब कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कॉन्टेक्ट फोर्स अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करने वाले हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। क्लियर है? अब देखते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आप ऑलरेडी जानते हो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो बल है, अट्रैक्शन फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर दो वस्तुएं, ईच एंड एवरी टू ऑब्जेक्ट, जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हैवी ऑब्जेक्ट में दिखाई पड़ता है, जैसे कि चंद्रमा और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? और अगर हम यहां पर बात करें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हमने दो ऑब्जेक्ट, कोई से भी आप दो ऑब्जेक्ट ले लो, पूरे यूनिवर्स में आपने एक m1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और एक आपने m2 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया। ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, हमने पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट लिए, ठीक, एक सेकेंड, चले, हमने ये पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट लिए, एक हमने लिया m1 किलोग्राम का और एक गाइस हमने लिया m2 किलोग्राम का, इस तरीके से। ठीक है ना? और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान ली। अब ये दोनों जो फोर्स है, ये दोनों मास एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसको हम ग्रेविटी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है? इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। अभी बस आपको याद रखना है कि ये एक टाइप का फोर्स है और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्ज अगर रखे हैं, यहां पर मान लो एक Q1 चार्ज रखा है, यहां पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, ये दो चार्ज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो चुंबक के बीच में लगने वाला बल। आपने देखा होगा, आपने एक चुंबक ली, दूसरी चुंबक ली, अब ये दोनों की दोनों मैग्नेट एक दूसरे से टच नहीं कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे को या तो रिपल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर कैसे अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है? क्योंकि उनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दो चार्जेस, चाहे दो इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे दो प्रोटॉन ले लीजिए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपने कोई भी दो चार्ज पार्टिकल ले लिए, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आई होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब गाइस यहां पर हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। इनको हम समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आपको समझाएंगे। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स समझने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक समझाएंगे। मान लो हमारे पास ये क्या है, एक बॉडी है, आपने इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया F1 न्यूटन का। अगर उतना ही आपने जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया F2 न्यूटन का, मतलब जो F1 है वो आपने मैग्नीट्यूड में F2 के बराबर लिया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट ली। डायरेक्शन क्या ली, अपोजिट ली। तो ये जो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा गाइस, नेट फोर्स इस पर लगेगा वो जीरो लगेगा। तो ये बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि आपने इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगा रखा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ना तो राइट जाएगा और ना ही ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाएगा। क्योंकि आप जितना फोर्स F1 इधर की और राइट की तरफ लगा रहा है, उतना ही F2 की वजह से लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक है वो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर ये मोशन में होगा तो ये मोशन में एज इट इज यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये होते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मतलब इसका ये है, एक बार और आप समझ सकते हैं इस तरीके से। मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, हमारे पास गाइस ये एक ब्लॉक है। आपने क्या किया, आपने इस पर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में, और आपने लेफ्ट डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स निकल के आएगा, कैसे निकालोगे, F1 माइनस F2।
ऐसे निकालते नेट फोर्स। ठीक है ना, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। अब यहाँ पे दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर कैंसिल आउट होके जीरो आ जाएंगे। तो जो नेट फोर्स है इस ब्लॉक पर वो जीरो लगेगा, तो मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। और जब बैलेंस्ड फोर्स लगते हैं तो ये ब्लॉक है ना, वो अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर बना रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा। ठीक है, ये होते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहेंगे। आपने एक तरफ ज्यादा फोर्स लगा दिया, एक तरफ कम फोर्स लगा दिया, तो जिधर ज्यादा फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, हमने यहां पर फिर से एक ब्लॉक लिया, ये हमने एक ब्लॉक लिया। ठीक, अब यहां पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से, मान लीजिए 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में, और आपने लेफ्ट डायरेक्शन में इस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों अनबैलेंस्ड फोर्स है? क्योंकि यहां पर F1 आपने कितना लगाया, F1 लगाया 10 न्यूटन का, और F2 आपने कितना लगाया, F2 लगाया 5 न्यूटन का। तो अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, बड़ा वाला फोर्स कितना है F1 माइनस कर दोगे F2, यानी नेट फोर्स निकल के आएगा कितना 10 माइनस 5 दैट इज 5 न्यूटन। और ये प्लस का निकल के आया, अगर हमने इसको प्लस माना तो ये प्लस का निकल के आया। इसका मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, कितना 5 न्यूटन का। अब आप देख लीजिए खुद से, ये जो 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसे काउंटर कर रहा था 5 न्यूटन का लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स यहां पर 5 न्यूटन का निकल के आएगा, यानी इस 5 न्यूटन की वजह से जो कि एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से ये राइट डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखें, अब यहां पर आप ध्यान से देखें, एक यहां पर खेल जो रस्सा वाला खेल हम लोग खेलते थे, है ना, खींचने वाला। यहां पर देखो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, देखिए ध्यान से। यहां पर अभी बैलेंस फोर्स लगाएंगे तब तक ये दोनों नहीं गिरेंगे, दो लड़कियां और दो लड़के एक दूसरे पर बैलेंस, जब तक बैलेंस फोर्स रहेगा तब तक नहीं गिरेंगे। और जैसे ही फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया वैसे ये लड़कियां गिर गई। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये अच्छे समझ आ गया होगा। जब तक ये बैलेंस फोर्स लगाएंगे तब तक ये दोनों नहीं गिरेंगे, दोनों साइड से बैलेंस फोर्स लग रहा है। और जैसे ही फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया, लड़कियों ने ज्यादा अपनी तरफ खींच दिया, तो वो गिर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये होता है अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। इसके बाद में हमारे पास होते हैं सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स। तो यहां पर जो सेंट्रल फोर्स है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया सेंट्रल फोर्स, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो जो सेंट्रल फोर्स है ये आपका होता है, एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट, ब्रह्मांड के कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वो आपका क्या है, सेंट्रल फोर्स है। और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी आपका सेंट्रल फोर्स होता है। लेकिन अगर हम नॉन सेंट्रल फोर्स की बात करें तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका नॉन सेंट्रल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है फोर्स की वो है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स गाइस वो होते हैं जिनकी वजह से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें और वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे, पाथ पे ना डिपेंड करे। ध्यान से समझिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से हम वर्क डन निकालें। तो पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसका कॉस। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ आ रही है? अब यहां पर याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स यानी वो फोर्स जिसकी वजह से हम जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन जो हमने कैलकुलेट किया, ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी ये पाथ इंडिपेंडेंट हो। पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड ना करे। ये जो वर्क डन निकाला आपने, ये इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, तो ये कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, तो वो कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और इनके एग्जांपल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके एग्जांपल होते हैं स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा। जो गुरुत्वाकर्षण वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, और जो स्प्रिंग फोर्स है, ये तीनों क्या होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स होंगे।
और जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्प्रिंग में होती है। क्लियर है ना? तो कंजर्वेटिव फोर्स आपको अच्छे से समझ आ गया। और जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन निकलेगा वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ये बात समझ आ गई। तो यहां पर हम इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। ये आपके एग्जांपल गिवन है कंजर्वेटिव फोर्स के और ये एग्जांपल गिवन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। ठीक है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें, दो ब्रह्मांड के यानी यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की अगर हम बात करें, या मैग्नेटिक फोर्स की बात करें यानी मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करें, तो ये सब क्या है आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं, क्योंकि इन फोर्स की वजह से जो हम वर्क डन निकालेंगे वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं उनमें से सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स हो गया, दूसरा विस्कस फोर्स हो गया। विस्कस फोर्स भी फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। विस्कस फोर्स किसमें लगता है? लिक्विड में लगता है। लिक्विड में जब आप तैर रहे होते हो, पानी में जब आप तैरते हो तो पानी आपको अपोज करता है, वही क्या है? विस्कस फोर्स है। और जितना गाढ़ा पानी होगा, जितना चिपचिपा कोई लिक्विड होगा, उतना विस्कस होगा वो। ठीक है ना? तो जो विस्कस फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है? आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इनकी वजह से जो आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे वो वर्क डन पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट की क्लास। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की क्लास में हमने क्या देखा? तो फोर्स के बारे में हमने बात की और फोर्स के कुछ टाइप की बात की। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास में। और आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाली है 3D टेक्नोलॉजी के साथ, 3D विजुअलाइजेशन के साथ बढ़िया सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो उस टॉपिक को आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को चेक करके आप अपनी परफॉर्मेंस और बेटर कर सकते हैं। अगर आप सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं सेशन को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास, है ना। हम यानी फिजिक्स की ये कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी चल रही है सभी डिफेंस के एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।